Let's revise a very simple India's number 1 presentation of financial statements. एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझते हैं इसको और उसके बाद हम क्वेश्चंस एंड इलस्ट्रेशंस करेंगे. जो जो कंसेप्ट्स आएंगे उसको कवर करते चलेंगे. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंप्लीट सेट में क्या क्या इंक्लूड होगा? बैलेंस शीट आती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, चेंजेस इन इक्विटी की एक स्टेटमेंट, कैश फ्लो की स्टेटमेंट एंड नोट्स टू अकाउंट. ये बेसिक चीज़ें हमें पहले से ही पता है, तो कुछ नया नहीं है इसमें. बैलेंस शीट कब बनती है? एज एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, और एक कंपैरेटिव बन जाएगी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की. प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड और एक कंपैरेटिव. चेंजेस इन इक्विटी भी फॉर द पीरियड एंड कंपैरेटिव. और सिमिलरली कैश फ्लो स्टेटमेंट. नोट्स में अपना कंपैरेटिव बनते हैं, नोट्स अपने इसी साल के बनते हैं. अगर रिक्वायरमेंट है तो हम प्रीवियस ईयर की डिटेल्स भी दे सकते हैं इसमें. एक थर्ड बैलेंस शीट बनती है एट द बिगिनिंग ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड व्हेन एन एंटिटी अप्लाइज अकाउंटिंग पॉलिसी रेट्रोस्पेक्टिवली. हमने इंडियस 8 में भी पढ़ा था कि रेट्रोस्पेक्टिव अगर अकाउंटिंग पॉलिसी या एरर्स में होता है चेंजेस, तो उसको हम करते हैं इंडियस 8 के हिसाब से रेट्रोस्पेक्टिव. और कोई भी अगर रेट्रोस्पेक्टिव स्टेटमेंट करते हैं हम ऑफ आइटम्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो एक थर्ड बैलेंस शीट बनती है. और इट रिक्लासिफाइज आइटम्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. किसी भी आइटम को रिक्लासिफाई कर देते हैं. तो एक हमें थर्ड बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी बिगिनिंग ऑफ द पीरियड. देन वी हैव जर्नल फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है? अपनी बैलेंस शीट आ गई, पीएनएल आ गया, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हो गई, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स. इसके जनरल फीचर्स क्या है? प्रेजेंटेशन शुड बी ट्रू एंड फेयर व्यू एंड कंप्लायंस विद इंड एस. जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए और सारा कंप्लायंस होना चाहिए इंड एस के साथ. गोइंग कंसर्न हमें फॉलो करना है. बट अगर मैनेजमेंट को लगता है गोइंग कंसर्न हमारा वैलिड नहीं है, मैनेजमेंट को क्यों लगेगा? बिकॉज अनलेस मैनेजमेंट इंटेंड्स टू लिक्विडेट द एंटिटी, लिक्विडेट करना चाहती है, सीज कर रही है अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी और हैव नो रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव बट टू डू सो, कोई और ऑप्शन है ही नहीं कि ये करना ही पड़ेगा, तो गोइंग कंसर्न ना फॉलो करे. एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी होनी चाहिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एक्रूअल मतलब जो जब हमारी ट्रांजेक्शन एक्रू हो जाए तभी हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे. बट कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्रूअल में नहीं होता क्योंकि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कैश बेसिस पे बनता है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अपनी मटेरियलिटी हमें अलग से बताओ. इंडिविजुअल आइटम्स की अगर कोई मटेरियल है या एग्रीगेट में कोई मटेरियल है तो भी बताओ. एग्रीगेशन. ऑफसेटिंग अलाउड नहीं है. ऑफसेटिंग मतलब अगर एसेट एंड लाइबिलिटीज है या इनकम एंड एक्सपेंसेस है उसको ऑफसाइड नहीं कर सकते. यानी कोई अमाउंट है एसेट की और कोई अमाउंट है लाइबिलिटी की जो एक दूसरे से पर्टेन करती है, सेट हो सकती है, बट उसको हमें अलग अलग शो करना होगा अनलेस स्पेसिफाइड बाय इंडिया. जैसे कि डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी को हम ऑफसेट कर सकते हैं क्योंकि ये इसका इंडेक्स अलाउ करता है. ओके. देन वी हैव एक ऑफसेट किसको नहीं कर सकते? जैसे कि हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स है और प्रोविजन फॉर डेटर्स है. ट्रेड रिसीवेबल एसेट है, प्रोविजन फॉर डेटर्स अपनी लाइबिलिटी है, इसको ऑफसेट नहीं कर सकते, हमें सेपरेट शो करना होगा क्योंकि इंडिया अपना स्पेसिफाइड अलाउ नहीं करता. फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग नॉर्मली एनुअल होना चाहिए, बट अगर कंपनी शॉर्टर या लॉन्गर पीरियड लेती है, 12 मंथ से कम पीरियड या 12 मंथ से ज़्यादा दिखाना चाहती है, तो रीजन दो कि क्यों दिखा रही है ऐसे. कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन होती है हमारे जनरल फीचर्स में. मिनिमम कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन हो, एडिशनल कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन हो. चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो गई, कोई हमने रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट करा है, रिक्लासीफाई करा है, ये हम पूरा इंडिया सेट में पढ़ते आए हैं. एफएस अपनी कंसिस्टेंट हो जाइए प्रेजेंटेशन, यानी कि जो हमने अकाउंटिंग पॉलिसी फर्स्ट ईयर में फॉलो करी है वही अकाउंटिंग पॉलिसी सेकंड ईयर में फॉलो हो. जो हमारी प्रेजेंटेशन फर्स्ट ईयर में है वही सेकंड ईयर में, और हर एक ईयर में कंसिस्टेंट होनी चाहिए. अगर कोई चेंजेस है तो उसके रीजंस बताओ कि क्यों चेंजेस कर रहे हैं. कोई इंडेक्स की वजह से चेंजेस करा है, कोई नया रूल एंड रेगुलेशन है, या अच्छी प्रेजेंटेशन हो रही है पहले से, मोर रेलिवेंट एंड रिलायबल हो रही है, तो हम इसमें रीजंस दे सकते हैं कि ये हमारी वजह है. विद दिस हम इसके इलस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं. Illustration 1. An entity prepares FS that contain an explicit and unreserved statement of compliance with Ind AS. However, the audit report on those financial statements contains a qualification because of disagreement on application of accounting standard. In such cases, is it acceptable for entity to make an explicit and unreserved statement of compliance with Ind AS? क्या कह रहे हैं? मैनेजमेंट तो कह रही है कि हमने सारा कंप्लाई करा है, एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व हमने कंप्लायंस कर लिया इंड एस का, बट ऑडिटर उसको क्वालिफाई कर रहा है कि कुछ एक डिसएग्रीमेंट है. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? मैनेजमेंट की. मैनेजमेंट ने जो बनाया है, मैनेजमेंट को लगता है कि उसने फुलफिल करी है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो वो एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व स्टेटमेंट देना उसका वैलिड है, वो दे सकती है. तो yes, it is possible for an entity to make an unreserved and explicit statement of compliance with Ind AS, even though the auditor report contains a qualification because of disagreement on application of AS, as the preparation of FS is the responsibility of entity's management and not of the auditors.
In this case, the management has a bona fide reason to believe that it has complied with Ind AS. It can make a statement that it complies with Ind AS. तो कर सकती है. ये कंसेप्ट है, इसको याद रखना कि बस अगर मैनेजमेंट कह रही है कि हमने कंप्लाई करा है, ऑडिटर कह रहे हैं नहीं करा, तो मैनेजमेंट अपनी स्टेटमेंट दे दे कि हमने कंप्लाई करा है, ऑडिटर अपना काम करे उसको क्वालिफाई कर दे. इलिस्ट्रेशन 2 काफी लेंदी क्वेश्चन है, इसको हम ऊपर से पढ़ के समझते हैं. एंटिटी एक्सवाईजेड एक लार्ज मैन्युफैक्चरर है प्लास्टिक प्रोडक्ट का फॉर लोकल मार्केट. 1 अप्रैल 2006 को एक न्यू गवर्नमेंट आई जिसने क्या करा, इंपोर्ट टैरिफ्स हटा दिए, अबॉलिश कर दिए, इंक्लूडिंग 40% टैरिफ ऑन ऑल इंपोर्टेड प्लास्टिक प्रोडक्ट. अब इससे होगा क्या, कंपनी लोकल मार्केट में मैन्युफैक्चर कर रही है और अब इंपोर्ट हमारा सस्ता हो गया, इंपोर्ट पे टैरिफ नहीं लगेगा, तो बाकी जो इसके कॉम्पिटिटर्स होंगे वो क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे प्लास्टिक बाहर के देशों से और वो सस्ता पड़ेगा. न्यूली गवर्नमेंट ने और भी अदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे जिसकी वजह से करेंसी का जो रेट है, करेंसी अप्रिसिएशन सेवरली रिड्यूस द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द एंटिटीज प्रोडक्ट. करेंसी भी स्टेबल हो गया, करेंसी का एप्रिसिएशन हो गया. ठीक है. अब बिफोर 2006 एंटिटी प्रॉफिटेबल थी, बट अब जो गवर्नमेंट ने क्या करा कि टैरिफ हटा दिए, इट इज अनेबल टू कम्पीट विद लो प्राइस इम्पोर्ट्स. इम्पोर्ट की जो प्रोडक्ट है उससे कम्पीट नहीं कर पा रही और लॉसेस में चली गई. 31 मार्च 2007 तक एंटिटी एक्सवाईजेड की इक्विटी थी 1000 की. ड्यूरिंग द सेकेंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर ended 31 मार्च 2007. Management restructured entities operation. Restructuring helped reduce losses to third for the third and fourth quarter के लिए अपने losses कम हो गए 400 और 380 के लिए, बट लॉस हो गए 400 380. ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 7 एंटिटी एक्सवाईजेड रिपोर्टेड अ लॉस ऑफ 4000. और पूरे साल में इसने जब से ये अपना 40% का इंपोर्ट हटा तो 4000 के लॉसेस रिकॉर्ड करे. जनवरी 2007 में क्या हुआ, लोकल प्लास्टिक इंडस्ट्री और लेबर यूनियन ने कुछ स्ट्राइक करी और गवर्नमेंट को कहा कि टैरिफ फिर से लेके आओ. 15 मार्च को गवर्नमेंट ने अनाउंस करा कि इट विल री इंट्रोड्यूस द प्लास्टिक इंपोर्ट टैरिफ्स एट 10% इन 2008, कि अगले साल जाके हम पहले 40 होता था बट अब 10% लगा देंगे, चलो खुश रहो. However, it emphasized that those tariffs would not be as protective as the tariffs enacted by the previous government. But होता क्या था, पहले अगर 1000 करोड़ का इंपोर्ट होगा तो उसमें 40% यानी 400 की इसकी पे लग जाएगा टैरिफ, तो इंडियन मार्केट में वो प्लास्टिक बन गया 1400 करोड़ का और इसको फिर आगे प्रॉफिट में बिकेंगे. बट टैरिफ हटाने के बाद क्या हुआ, 1000 करोड़ का अगर ये इंपोर्ट हो रहा है तो कोई टैरिफ है ही नहीं और ये 1000 में ही कस्टमर्स को मिल रहा है, तो सस्ता मिल रहा है बाहर से. अब गवर्नमेंट कह रही है कि चलो 10% लगा देंगे, यानी अब 1100 का मिला करेगा, पहले 1400 का. चलो कुछ तो लगा बट पहले से भी ये कम है, तो इसलिए उतना प्रोटेक्टिव नहीं है. बट इन द लेटेस्ट फॉरकास्ट गवर्नमेंट प्रेडिक्ट्स एट अ स्टेबल करेंसी एक्सचेंज रेट इन द शॉर्ट टर्म विद अ ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द जुरिस्डिक्शन करेंसी इन द लॉन्गर टर्म. कुछ करेंसी की बातें कर रहा है. मैनेजमेंट ऑफ एक्सवाईजेड अंडरटूक अ गोइंग कंसर्न. अब इन्होंने चेक करा कि 31 मार्च 2007 को कि अब हम गोइंग कंसर्न है कि नहीं, क्योंकि अब लॉसेस कर लिया पूरे साल में 4000 का. Management policy forecast that imposition of 10% tariff on import of plastic would at current exchange rate result in entities XYZ returning to profitability. अब उनको लग रहा है कि अगर गवर्नमेंट 10% का रेट ला देगी तो हम होंगे अपने प्रॉफिटेबल, और प्रॉफिटेबल होंगे तो गोइंग कंसर्न होगा. बट अगर ये 10% का रेट नहीं आया, अब गवर्नमेंट ने वादा तो करे 2008 में ला देगी बट हो सकता है ना लेके आए, तो गोइंग कंसर्न इसका पिट जाएगा, कंपनी बंद होने के कगार पे आ जाएगी. How should the management of entity XYZ disclose the information about the going concern assessment in entities XYZ annual financial statement? देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो अपनी गोइंग कंसर्न पे ही बनेगी, क्योंकि 15 मार्च को गवर्नमेंट ने अनाउंस तो कर दिया. अब गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है, हो सकता है अपनी इमेज बनाने के लिए ये 10% रेट ले आएगी. तो जिस दिन 31 मार्च तक तो हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो सब कुछ सेटिस्फाई करती है कि कंपनी गोइंग कंसर्न रहेगी फ्यूचर में. अब फ्यूचर में जाके गोइंग कंसर्न पिट जाए तो अलग बात है. तो अभी तो हम गोइंग कंसर्न में ही बनाएंगे और कंपनी रिपोर्ट करेगी दैट द एफएस आर प्रिपेयर्ड एज पर गोइंग कंसर्न, और उसमें ये भी डिस्क्लोज करेगी बट इफ इट इज नॉट अप्लाइड, द टैरिफ्स आर नॉट अप्लाइड, तो गोइंग कंसर्न अपना खतरे में आ सकता है. लेट्स सी. गोइंग कंसर्न एक जनरल फीचर है टू बी कंसिडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग द एफएस. As per Ind AS, when preparing FS, management shall make assessment of the entity's ability to continue as going concern. Entity shall prepare FS on a going concern basis unless management either intends to liquidate, management की मर्जी की liquidate कर दे, इधर मर्जी नहीं है, cease trading, cease भी नहीं करना चाहती management, और has no realistic alternative but to do so. ये वाला condition mature क्या कहते हैं मीट हो रहा है, क्योंकि कंपनी में कोई ऑप्शन ही नहीं है, इंपोर्ट सस्ते हो गए तो करना पड़ेगा, बट गवर्नमेंट अगर 10% लगा दे तो बच सकती है. नाउ व्हेन मैनेजमेंट इज अवेयर
in making his assessment of material uncertainties related to events or condition that may cast significant doubt upon the entity's ability to continue as going concern, the entity shall disclose those uncertainties. उसको disclose कर दे. An entity is able to disclose the facts if the FS are not prepared on a going concern basis. An entity is required to disclose the facts if the FS are not prepared on a going concern basis. कि हमें disclosure देना है along with reason as to why FS are not prepared on a going concern basis. Okay. Now while assessing the going concern assumption on an entity is required to take into consideration all factors covering at least but not limited to 12 months from the end of reporting period. यानी कह रहे हैं कि अगले 12 महीने तक चेक कर लो कि क्या हम अपने गोइंग कंसर्न फॉलो कर सकते हैं, बट 12 महीने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, मिनिमम 12 मंथ्स होना चाहिए, 18 मंथ्स 24, बट मिनिमम 12 मंथ्स की अपने असेसमेंट करनी है. Now on the basis of Ind AS 1 and the facts and circumstances in this case, following disclosure is appropriate. क्या appropriate देंगी, क्या disclosure देंगे हम कि on the basis of management assessment FS have been prepared on going concern basis. अभी तो हमने बना दिया going concern. However, management assume करती है that government will introduce the import tariffs, और 15 मार्च को गवर्नमेंट ने अनाउंस भी करें import tariffs will be imposed 2008 में. However, government emphasized the tariff would not be as protective जो 40% की तरह होते थे पहले. Now provided that rupee does not strengthen, management projects forecast that a 10% tariff on all plastic products would result in entities expected return to profitability. इससे profitable होंगे. As at 31 March, entity had a net asset of 1000. If import tariffs are not imposed and currency exchange rates remain unchanged, entity's liability could exceed its asset by the end of financial year 2007-8. क्या कह रहा है, अगर tariffs नहीं impose करे तो liabilities बढ़ सकती है asset से, तो यानी going concern पिट गया कि asset कम है, liabilities ज़्यादा अपनी. On the basis of this their assessment, मैनेजमेंट बिलीव दैट XYZ इज अ गोइंग कंसर्न है. ये मतलब पूरा गोइंग कंसर्न यहाँ पे हमें समझाना है क्या होगा, और उस बेसिस पे हमने इसको एक्सप्लेन करा. Illustration 3. Is offsetting of revenue against expenses permissible in case of a company acting as an agent and having sub-agents where commission is paid to sub-agents from the commission received as an agent? क्या कह रहा है, एक कंपनी है और कंपनी एजेंट है, इसने आगे और सब एजेंट्स रखे हुए हैं, ठीक है. कंपनी को कमीशन मिलती है, कंपनी एजेंट है, हो सकता है किसी प्रिंसिपल की एक एजेंट है, इसको कमीशन मिलती है, ये इसका बन जाता है रेवेन्यू. आगे ये अपने सब एजेंट्स को कमीशन पे करती है, ये हो जाता है इसका एक्सपेंस. तो कह रहे हैं कि हम इसको ऑफसेट कर सकते हैं, ये भी कमीशन रिसीव्ड है, ये कमीशन पेड है, दोनों का नेचर सेम है कमीशन, तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करके ऑफसेट कर दो. बट नहीं, इसको नहीं कर सकते, क्योंकि Ind AS 1 कहता है कि ऑफसेटिंग इज नॉट अलाउड अनलेस Ind AS 1 अनलेस स्पेसिफाइड बाय Ind AS. कोई अदर एलिमेंट Ind AS कहते हैं कि ऑफसेट कर दो तो कर देंगे, जैसे कि अपना एग्जांपल है DTA डिटेल को हम ऑफसेट कर देते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द गाइडेंस, एक और एग्जांपल देख लो, अगर Ind AS 19 के हिसाब से हम जो हमारा आता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ DBO और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्लान एसेट, इसको भी हम नेट करके दिखाते हैं बैलेंस शीट पे. ये Ind AS 19 करे तो एग्जांपल याद आएगा. ऑन द बेसिस ऑफ द गाइडेंस regarding offsetting, net presentation in the given case would not be appropriate as it would not reflect substance of the transaction and would retract the ability to of users to understand कि substance इसमें अच्छे से दिखेगा नहीं. Now, according the commission received by the company as an agent is the gross revenue of the company. Amount of commission paid is a expense and should not be offset. इसको हम offset नहीं करेंगे. Illustration 4. A retail chain acquired a competitor in March 2001 and accounted for business combination as per 103 on provisional basis in its 31 मार्च 2001 एनुअल स्टेटमेंट्स. ठीक है, मतलब इसको अभी तक डिटेल्स नहीं पता था, इसने प्रोविजनल बेसिस पे अकाउंटिंग कर दी. नाउ द बिजनेस कॉम्बिनेशन अकाउंटिंग फाइनल हुई 2001-2 में और प्रोविजनल वैल्यूज वर अपडेटेड. एज अ रिजल्ट 2000-2001 कंपैरिजन्स वर एडजस्टेड इन 2001-2 and FS. Does the restatement requires an opening statement of financial position, that is an additional statement of financial position as of 1 April 2000? क्या कह रहे हैं, हमने मार्च 2001 पे एक बिजनेस एक्वायर करा, ठीक है, और 31 मार्च 2001 को जो हमने अकाउंटिंग करी प्रोविजनल बेसिस में कर दी. अब 2001-2 में जाके हमारा फाइनल हुआ, तो जब 2001-2 के हम 31 मार्च 2002 की एफएस बना रहे थे, तब हमने 2000 और 2001 यानी 31 मार्च 2001 के एफएस को भी हमने रीस्टेट करा, जो प्रोविजनल वैल्यूज थी उसको अपडेट कर दिया. एज अ रिजल्ट 2000 एंड 2001 के जो कंपैरेटिव्स है उसको एडजस्ट करा, यहाँ पे कंपैरेटिव्स बनेंगे 31 मार्च 1-2 के साथ, ठीक है. तो क्या कह रहा है कि 1 अप्रैल 2000 को हमें कुछ ओपनिंग बैलेंसेस बनाने हैं,
तो इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट ओपनिंग बैलेंस पे तो होगा नहीं, क्योंकि हमने ना कोई रेट्रोस्पेक्टिव अपने रीस्टेट करा है, कोई अकाउंटिंग पॉलिसी या कोई भी हमने रिक्लासीफाई करा है, या कोई भी आइटम हमने रेट्रोस्पेक्टिव करी है। रेट्रोस्पेक्टिव करी होती तो उनका इफेक्ट देने के लिए हम एक ओपनिंग बैलेंस शीट बना देते, तो इसका कोई फाइनेंशियल पोजीशन में हमारा इफेक्ट नहीं आएगा 1 अप्रैल को। एडिशनल स्टेटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज द एक्विजिशन हैड नो इम्पैक्ट ऑन द एंटिटीज फाइनेंशियल पोजीशन एट 1 अप्रैल 2000। उस दिन को कोई इम्पैक्ट नहीं आया, इम्पैक्ट आया भी है तो 31 मार्च को हमने डाल दिया उस इम्पैक्ट को। कहने का मतलब अगर 2000 एंड 2001, इसको 2001 इससे प्रीवियस ईयर्स में अगर कोई इफेक्ट होता तो हम अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट बनती, क्योंकि सारे अपने बैलेंसेस को हम रीस्टेट कर देते, ओपनिंग में शो करके करेक्ट कर देते। इलस्ट्रेशन 5, XYZ लिमिट्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, हमें करना क्या है, यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्यूट द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ XYZ लिमिटेड। अब ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं ऑपरेटिंग साइकिल होता क्या है। ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ एन एंटिटी इज द टाइम बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ एसेट फॉर प्रोसेसिंग एंड देयर रियलाइजेशन इन कैश और कैश इक्विवेलेंट। यानी जब हमने एसेट एक्वायर करा और उसको हमने प्रोसेस करा, उसको बेच दिया, उसके हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हमें जब मिलेगा, वो सारा टाइम होता है ऑपरेटिंग साइकिल। When an entity's normal operating cycle is not clearly identifiable, it is assumed to be 12 months। 12 मंथ हम assume कर लेंगे अगर हमें डेटा नहीं है। ये होती है हमारी ऑपरेटिंग साइकिल। अब इस बेसिस पे हम ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे रॉ मटेरियल स्टॉक होल्डिंग पीरियड है अपना 3 मंथ। रॉ मटेरियल हमने एक्विजिशन करा अपने एसेट का, एसेट हमने स्टार्ट कर दिया, तो 3 महीने तक हमने हमारा ये पीरियड है कि 3 महीने तक हम रॉ मटेरियल होल्ड करते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस में लगता है 1 महीना, फिनिश गुड्स बनने में लग जाता है प्रोसेसिंग में 5 मंथ्स, और डेटर्स कलेक्शन पीरियड होता है 5 मंथ्स का। ओके, तो ये अपना सारा आ जाएगा, ऑपरेटिंग साइकिल का पार्ट बनेगा। 3 महीने का रॉ मटेरियल, 1 महीने का वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स आगे 5 मंथ्स के, डेटर्स कलेक्शन हो गया 5 मंथ्स, तो 10 + 1 11 3 14 मंथ्स की हमारी हो जाएगी ऑपरेटिंग साइकिल। रॉ मटेरियल सब कुछ हमने ऐड कर दिया, क्योंकि सारा हमारा बनता है एसेट एक्विजिशन लेके, उसकी प्रोसेसिंग से लेके अपना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जब तक हमारा रियलाइज होता है, वो सारा पीरियड बनता है अपना ऑपरेटिंग साइकिल। एक बार फिर से पढ़ते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम बिटवीन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स फॉर प्रोसेसिंग एंड देयर रियलाइजेशन इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो एसेट हमने एक्वायर करा, रॉ मटेरियल से स्टार्ट हो गए, एंड देयर टाइम फॉर रियलाइजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, डेटर का कलेक्शन पीरियड से हमें पैसा मिलेगा। ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग साइकिल। इलस्ट्रेशन 6, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, एमसीक्यू के लिए काफी रेलिवेंट हो जाते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ XYZ आर नॉर्मली रियलाइज्ड इन 15 मंथ्स। हाउ X लिमिटेड शुड क्लासिफाई सच इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल्स करंट या नॉन करंट इफ दीज आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 15 मंथ्स। देखो, नॉर्मली तो हम क्या करते हैं, करंट एसेट लेते हैं अप टू 12 मंथ्स और नॉन करंट कर देते हैं आफ्टर 12 मंथ्स, बट ये क्राइटेरिया हमेशा नहीं अप्लाई होता। देखो, इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल्स हमेशा हम इसको करंट मानते हैं, क्योंकि देखो नॉर्मली रियलाइज इन 15 मंथ, यानी इसकी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल कितनी है 15 मंथ। ऊपर हम पढ़ के आए हैं, अगर हमारे पास डेटा नहीं है तो हम एज्यूम करते हैं 12 मंथ्स का अपना नॉर्मल क्या है ऑपरेटिंग साइकिल, बट यहाँ पे तो डेटा गिवन है कि नॉर्मली हम ये 15 मंथ्स लगते हैं इनसे पैसा निकलवाने में, नॉर्मल साइकिल अपनी 15 मंथ्स है, तो इसको दीज शुड बी क्लासिफाइड एज करेंट एसेट्स नॉट नॉन करेंट एसेट्स। ओके, इलस्ट्रेशन 7, बी लिमिटेड प्रोड्यूस करती है एयरक्राफ्ट। द लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन फर्स्ट परचेजिंग रॉ मटेरियल्स टू मेक द एयरक्राफ्ट and the date the company completes the production and delivery is 9 months. The company receives payment for the aircrafts 7 months after the delivery. Okay. What is the length of operating cycle? अब इसने एक्वायर करे एसेट्स फॉर प्रोसेसिंग, उसके लिए लगते हैं इसे 9 मंथ्स का टाइम, और पेमेंट रिसीव करने में लगता है 7 मंथ्स आफ्टर डिलीवरी, तो 9 + 7 16 मंथ्स की हो जाएगी इसकी ऑपरेटिंग साइकिल। द लेंथ ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल विल बी 16 मंथ्स। सेकंड कहता है हाउ शुड इट रीच इन्वेंट्री एंड डेटर्स। इन्वेंट्री एंड डेटर कैसी जाएगी, ये नॉन करेंट जाएगी? नहीं भाई नहीं, ये जाएगी करंट एसेट्स। Assuming the inventory and debtors will be realized within a normal operating cycle, that is 16 months, both inventory as well as debtors should be classified as current. Illustration number 8. On 1st of April 2003, Charming Limited issued 1 lakh bonds at the rate 10 rupees each, यानी 10 लाख रुपीज के इसने बॉन्ड इशू करे,
On 1st of April each year, interest at the rate of 8% per year is payable on outstanding capital of the bonds. That is फर्स्ट पेमेंट होगी अपनी 1 अप्रैल 2004 को. इशू कब करें हमने? 1 अप्रैल 2003 में. और एक साल बाद इसकी हम बैलेंस शीट कब बनाएंगे? 31 मार्च 2004. और अगले दिन 1 अप्रैल 2004 को हमें इसमें क्या करना है? 8% का इंटरेस्ट पे करना है जो पूरे साल में एक्रू हुआ होगा, विच इज 80,000 रुपीज ऑन 10 लाख रुपीज. अब 1 अप्रैल को हमें एक और काम करना है जो 1 अप्रैल 4 से शुरू हो जाएगा कि हमें 10,000 बॉन्ड्स हर साल रिडीम करने हैं, जो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10,000 इंटू 10, 1 लाख रुपीज़ की इसकी वैल्यू, जिसको हमें रिडीम करना है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2004. ना क्वेश्चन में कहता है इन इट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 मार्च 2004, जो ये 31 मार्च 2004 है, हाउ शुड दिस बी प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे. अब देखो, जो इंटरेस्ट अपना एक्रू हुआ है 80,000 का, वो हमें 1 अप्रैल 2004 को पे कर देना है. और जो हम रिडीम करेंगे लाइबिलिटी अपनी, वो कितनी है? 1 लाख. ये भी हम 1 अप्रैल 2004 को रिडीम कर देंगे, विच इज जो हमारी लाइबिलिटी है वो हम सेटल कर देंगे विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम आवर बैलेंस शीट डेट. बैलेंस शीट डेट कितनी? 31 मार्च 2004. विद इन 12 मंथ्स हम इसको सेटल कर देंगे. देयरफॉर इट इज अ करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी. और जो हम 12 मंथ्स में सेटल नहीं करेंगे या नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में सेटल नहीं करेंगे, वो हमारी हो जाएगी नॉन करंट. जो अमाउंट बचेगा 10 लाख में से 1 लाख, 9 लाख रुपए का अपना ड्यू वुड बी लेटर देन 12 मंथ्स आफ्टर द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड इज प्रेजेंटेड एज नॉन करंट लाइबिलिटी. बट जो 80,000 का एक्रूड इंटरेस्ट है और 1 लाख रुपए का करंट पोर्शन ऑफ नॉन करंट बॉन्ड है, दैट इज रिपेबल ऑन 1 अप्रैल एज करंट लाइबिलिटी, उसको शो करेंगे. तो इसमें हमने बस इतना सीखने की क्या करंट होगा क्या नॉन करंट. करंट हम तब क्लासीफाई करेंगे या तो अपनी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में वो रिलाइज हो जाए, चाहे एसेट हो चाहे लाइबिलिटी हो, रिलाइज हो जाए, उसको रिसीव हो जाए पैसा, ठीक है. अदरवाइज वो विद इन 12 मंथ्स हो जाए बैलेंस शीट डेट में, अगर ऑपरेटिंग साइकिल हमें नहीं पता या कंपनी ने उसको ट्रेडिंग पर्पज के लिए होल्ड कर रखा है, तो भी वो करंट माना जाएगा. जैसे कि इन्वेंट्री हो गई, करंट क्रेडिटर्स हो गए, डेटर्स हो गए, वो ट्रेडिंग से जनरेट होते हैं ट्रेडिंग पर्पज के लिए, तो वो अपने करंट आएंगे. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 9. एक्सप्लेन प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. रॉ मटेरियल स्टॉक होल्डिंग पीरियड है 3 मंथ्स का, वर्किंग प्रोग्रेस है 1 मंथ, फिनिश गुड होल्डिंग पीरियड एंड डेटर्स कलेक्शन पीरियड है 5 मंथ्स रिस्पेक्टिवली. तो ये टोटल आ जाएगा अपना 14 मंथ्स का अपना है ऑपरेटिंग साइकिल. अब ट्रेड पेबल्स है कंपनी के, वो पे कर देते हैं हम 12.5 महीने में. शुड दीज बी क्लासिफाइड एज करंट और नॉन करंट? तो ये विद इन अपने ऑपरेटिंग साइकिल में है, तो ये हो जाएंगे अपने करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज. In this case, operating cycle is 40 months. Since trade payables are expected to be settled within the operating cycle, they should be classified as current. क्वेश्चन 10 कहते हैं एंटिटी की दो डिफरेंस बिजनेस है, एक रियल एस्टेट का बिजनेस है और एक मैन्युफैक्चरिंग है पैसेंजर व्हीकल्स की. जो रियल एस्टेट बिजनेस है उसमें एंटिटी कंस्ट्रक्ट करती है अपने रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स फॉर कस्टमर्स एंड नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल उसकी है 3 से 4 साल. तो 3 से 4 साल की है अपनी रियल एस्टेट की ऑपरेटिंग साइकिल. और जो मैन्युफैक्चरिंग है व्हीकल्स की, उसकी ऑपरेटिंग साइकिल है 15 months. Now, under such circumstance where an entity has different operating cycle for different type of business, how classification into current and non-current be made? अब ये जो क्लासिफिकेशन है अपना एसेट वाइज होता है, ठीक है, डिफरेंट एसेट वाइज. तो जो रियल एस्टेट है उसके लिए 3-4 होगा, जो व्हीकल्स है उसके लिए 15 होगा. क्या कहता है सॉल्यूशन? एज पर Ind AS 1, an asset should be classified as current if an entity expects to realize the same or intends to sell or consume it in its normal operating cycle में उसको कर ले. Similarly, liability की केस में classified if an entity expects to settle in its normal cycle. इस सिचुएशन में where business have different operating cycle, classification of liability or asset as current or non-current would be in relation to the normal operating cycle that is relevant to that particular asset या liability. It is advisable to disclose the normal operating cycles relevant to different types of business for better understanding कि different types के लिए दोनों को disclose कर दो कि हमारी different cycles है. Next, illustration 11. Entity has following deposit with various parties. How would be classified as current या non current? एक इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट है, टेंडर डिपॉजिट या अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, एंड जीएसटी डिपॉजिट अंडर द डिस्प्यूट और जीएसटी पेमेंट अंडर डिस्प्यूट. ठीक है, एक एक करके देखते हैं कि क्या होगा. इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट हम देते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए. एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम द डिपॉजिट इज रिकवरेबल ऑन डिमांड
व्हेन द कनेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी जिस दिन हम कनेक्शन सरेंडर करेंगे हमें इसके पैसे वापस मिल जाएंगे डिपॉजिट के. बट पर्टिकुलरली द इलेक्ट्रिक कनेक्शन इज रिक्वायर्ड एज लॉन्ग एज द एंटिटी एग्जिस्ट. Hence, from a commercial reality perspective, an entity does not expect to realize the asset within 12 months from the end of reporting period. Hence, electricity would be classified as non-current. क्योंकि कंपनी जब तक चल रही है बिजली तब तक चाहिए, तब तक हमारा डिपॉजिट लगा रहेगा, हम इसको नहीं असेस करते कि 12 मंथ्स में हम इसको रियलाइज कर लेंगे, भले ये ऑन डिमांड हमें मिल जाए. टेंडर डिपॉजिट या अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट हम देते हैं. जनरली दीज डिपॉजिट्स आर पेड फॉर पार्टिसिपेशन इन वेरियस बिड्स. दे नॉर्मली बिकम रिकवरेबल इफ द एंटिटी डज नॉट विन द बिड. Bid dates are known at the time of tendering the deposit, but until the date of the actual bid, one is not in a position to know if the entity is winning the bid or otherwise. क्या कह रहा है, ये हम देते हैं एक बिड्स में पार्ट लेने के लिए कि जो प्रोजेक्ट में हम बिडिंग कर रहे हैं उस पर पार्ट लेने के लिए, और अगर कंपनी नहीं जीतती बिड तो रिकवर हो जाएगा. और डेट्स भी हमें पता होती है कि कब हमें बिड्स होगी क्या नहीं, बट एक्चुअल बिड में हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे वो हमें नहीं पता. So accordingly, depending on the terms of the deposit, if entity expects to realize the deposit within a period of 12 months, it should classified as current, otherwise non-current. तो कंपनी देखिए विदिन 12 मंथ्स उसको रियलाइज कर सकती है कि बिड है विदिन 12 मंथ्स है तो करंट कर दे, अदरवाइज नॉन करंट. जीएसटी डिपॉजिट पेड अंडर डिस्प्यूट और जीएसटी पेमेंट अंडर डिस्प्यूट. ये था classification of GST deposit to government authorities in the event of any legal dispute which is under protest would depend on the facts of the case and expectation of the entity to realize the same within a period of 12 months. यहाँ पे वही 12 months की बात कर रहा है. In case the expects these to be realized within 12 months, it should be classified such amounts paid as current, otherwise non-current. तो तीनों पार्ट्स में हमें बस ये देखा, अगर एक्सपेक्ट है कि it will be realized within 12 months तो current होगा, otherwise it will be a non-current. Next, illustration 12. As per Ind AS 1, an entity shall classify a liability as only current when it expects to settle the liability in its normal operating cycle. ठीक है, बट अगर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल हम नहीं निकाल सकते तो हम 12 मंथ्स वाला क्राइटेरिया देखते हैं जो हमने पिछले क्वेश्चंस में देखे थे. नाउ एन एंटिटी डेवलप्स टूल फॉर कस्टमर एंड दिस नॉर्मली टेक्स अ पीरियड ऑफ 2 years फॉर कंप्लीशन. ये अपनी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है 2 साल की. मटेरियल सप्लाई करता है कस्टमर एंड हेंस द एंटिटी सिर्फ सर्विस देती है उस पर. फॉर दिस द एंटिटी रिसीव्स पेमेंट अपफ्रंट एंड क्रेडिट द अमाउंट सो रिसीव्ड टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. एडवांस में पैसा मिल जाता है. हाउ शुड दिस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बी क्लासिफाइड एज करंट या नॉन करंट. देखो हम इसको पढ़े इससे पहले हम कहेंगे कि विदिन 12 अपनी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल्स का पार्ट है तो इसको हम करंट ही मानेंगे. क्या कहता है, Ind AS 1 कहता है सम करंट लाइबिलिटीज सच एज ट्रेड पेबल्स या एक्रूअल्स फॉर एम्प्लॉय and other operating costs are part of working capital used in the entity's normal operating cycle. An entity classifies such operating items as current liability even if they are due to be settled more than 12 months after the reporting period. सबसे पहले तो बताना है कि इसको भी हम कंसिडर करेंगे even after 12 months. In accordance with the above, income received in advance would classified as a current liability since it is a part of the working capital which the entity expects to earn within its normal operating cycle. That's it. Illustration 13. This is an important concept. इसमें एक क्या कहता है, अगर कंपनी के पास एक लोन है, लेट्स से एक लोन है और वो लोन पेबल है लेट्स से विदिन 12 मंथ्स हम इसको पे करना चाहते हैं, पेबल है इन नेक्स्ट रिपोर्टिंग पीरियड. ठीक है, मतलब जिस दिन हम बैलेंस शीट बना रहे हैं 31 मार्च को, विदिन 12 मंथ्स ये लोन रीपेबल है. अब कंपनी क्या करती है, जिस बैंक से हमने लोन लिया है उससे एक एग्रीमेंट कर लेती है कि 5 साल तक हम इसको रीफाइनेंस कर लेते हैं, तो अब ये रीपेबल नहीं रहेगा, एक नया लोन मिल जाएगा इसके लिए बदले और 5 साल का हम इसको रीफाइनेंस कर लेंगे. या एक अदर बैंक से लोन ले लेती है, एक तो है एग्जिस्टिंग बैंक से और एक अदर बैंक से. अब अदर बैंक से लेती है तो पुराने वाले लोन को हम करंट दिखाएंगे, बट अगर सिमिलर बैंक सेम बैंक से लेती है तो इसको हम नॉन करंट ही शो करेंगे, करंट शो नहीं करेंगे इवन दो इट इज रीपेबल विद इन 12 मंथ्स. नाउ इसमें भी 2 केसेस है, अगर सेम बैंक से लेती है या उसने बैलेंस शीट से पहले लिया है या बाद में लिया है. अगर पहले लिया है तो इसको नॉन करंट दिखाएंगे, बट आफ्टर 31 मार्च इन्होंने एग्रीमेंट करा है तो इसको हम करंट ही दिखाएंगे. ठीक है, इसका एक Ind AS 8 में एक कार्व आउट है, वो ध्यान रखना जब Ind AS 8 रिवाइज करोगे. बट वो आता है अगर हमने कोई एक पोटेंशियल जो क्लॉज है उसको ब्रीच कर दिया और लोन अपना रीपेबल ऑन डिमांड हो जाता है. ठीक है, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ एक बार क्वेश्चन देखते हैं. Entity has taken a loan facility from a bank that is to be repaid within 9 months from the end of the reporting period. 9 months में देना है तो इसको हम करंट दिखाएंगे. Now prior to the end of reporting period से पहले entity and the bank enter into an agreement where the existing outstanding loan will unconditionally roll into a new facility which expires after period of 5 years. So now how should the loan be classified in the balance sheet of the entity? A में हम कर देंगे इसको नॉन करेंट शो करेंगे क्योंकि 5 साल तक अपना लोन एक्सटेंड हो गया. Now will the answer be different if the new facility is agreed upon after the end of reporting period?
ऑफ कोर्स आफ्टर द एंड हुआ, मतलब 31 मार्च तक तो ये करंट बन ही गया, बाद में भले कुछ भी करो। तो बी में हम दिखाएंगे करंट लाइबिलिटी। फिर विल द आंसर बी डिफरेंट इफ द एग्जिस्टिंग फैसिलिटी इज फ्रॉम वन बैंक एंड द न्यू फैसिलिटी इज फ्रॉम अनदर बैंक। तो एक अपना फर्स्ट बैंक से है और नए जो हमने फैसिलिटी लिए है वो हमने किसी सेकंड बैंक से लिए, अदर बैंक से। तो ये तो एक नया लोन ट्रीट होगा, इस वाले को हम अभी भी 9 महीने के अंदर इसको पे करना होगा, तो दिस विल स्टिल बी कंसिडर्ड एज अ करंट लाइबिलिटी। Will the answer be different if the new facility is not yet tied up and the existing bank but with the existing bank but the entity has the potential to refinance the obligation? क्या कह रहा है, अभी तक अभी पक्की बात नहीं, मतलब बात चल रही है बट अभी तक कुछ एग्रीमेंट या कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं, तो टाइड अप नहीं हुआ, ये जो भी हमारी डील्स या टर्म्स एंड कंडीशन अभी फाइनलाइज नहीं हुई, बट कंपनी के पास पोटेंशियल है, कंपनी एक पावर रखती है कि इसको रिफाइनेंस करवा लेगी बैंक के साथ, एग्जिस्टिंग बैंक के साथ उसको रिफाइनेंस करा सकती है। अब ये पोटेंशियल है, अभी तक हुआ नहीं, तो इसको हम अभी करंट ही दिखाएंगे, जब हो जाएगा तब देखेंगे कि तब क्या ट्रीटमेंट है। तो आंसर क्या बना, फर्स्ट पार्ट नॉन करंट, बाकी तीनों पार्ट्स करंट। अब इसके हम एक्सप्लेनेशंस देखते हैं। The loan is not due for payment at the end of reporting period. The entity and the bank have agreed for the said rollover prior to the end of reporting period for a period of 5 years. Since the entity has an unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months, यानी कंपनी के पास एक राइट है, बिना किसी कंडीशन का अनकंडीशनल राइट है कि वो डेफर कर सकता है सेटलमेंट 12 मंथ्स के बाद, यानी 5 इयर्स तक इसने लोन एक्सटेंड करवा लिया। आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड द लोन शुड बी क्लासिफाइड एज नॉन करेंट। फर्स्ट केस जिसमें कंपनी ने 5 इयर्स का एक रोल ओवर ले लिया था बिफोर रिपोर्टिंग पीरियड। सेकेंड केस आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड लेता है। Yes, the answer will be different if the arrangement for rollover is agreed upon after the end of reporting period, since assessment is required to be made based on terms of the existing loan facility. As at the end of reporting period, the entity does not have an unconditional right void to defer the settlement at least 12 months. Therefore, it is classified as current. Third, अगर लोन लिया है with the new bank cannot be treated as refinancing, as the loan with the earlier bank would still have to be settled, which may coincide with the loan facility. In this case, loan has to be repaid within period of 9 months from the end. Therefore, it is a current liability. फोर्थ, जब कंपनी के पास पोटेंशियल है इसको करने का, येस द आंसर विल बी डिफरेंट, लोन शुड बी क्लासिफाइड एज करंट। दिस इज बिकॉज व्हेन रीफाइनेंसिंग और रोलिंग ओवर ऑब्लिगेशन इज नॉट एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ एंटिटी। फॉर एग्जाम्पल, देर इज नो एग्रीमेंट फॉर रीफाइनेंसिंग, कोई एग्रीमेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं हुआ, द एंटिटी डज नॉट कंसिडर द पोटेंशियल टू रीफाइनेंस एंड क्लासिफाइज द ऑब्लिगेशन एज अ करंट, एंटिटी वो पोटेंशियल को कंसिडर नहीं कर सकती। तो ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इलस्ट्रेशन 13, इलस्ट्रेशन 14, in December 2001, entity entered into a loan agreement with bank. The loan is repayable in 3 annual equal installments starting from December 2005 से स्टार्ट होगी इंस्टॉलमेंट्स, और एक कोवेनेंट है लोन का, यानी कि एक कंडीशन है that an amount equivalent to the loan amount should be contributed by promoters by 24th of March 2002, यानी जितने का लोन है उतनी अमाउंट एक प्रोमोटर्स भी कंट्रीब्यूट करे 24 मार्च 2002 तक, 24 मार्च 2002 तक, ठीक है। Now, following which the loan becomes payable on demand, अगर ये नहीं करा तो लोन बन जाएगा payable on demand। 24 मार्च 2002 तक एंटिटी हैज नॉट बीन एबल टू गेट द प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन, और 25 मार्च अगले दिन एंटिटी ने अप्रोच करा, कब अप्रोच करा, अगले दिन ही 25 मार्च को अप्रोच करा किसको, एंटिटी अप्रोच द बैंक एंड ऑब्टेन्ड अ ग्रेस पीरियड अप टू 30 जून 2002 टू गेट द प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। तो क्या कहा यहाँ पे, तो एक अपनी रिपोर्टिंग पीरियड 31 मार्च आ जाएगा, 31 मार्च 2002, और कंपनी ने एक बैंक से एक अप्रूवल ले लिया कि हम 30 जून तक ये कोवेनेंट अपना पूरा कर देंगे, हमें 30 जून तक का ही ग्रेस पीरियड दे दो। द बैंक कैन नॉट डिमांड इमीडिएट रीपेमेंट ड्यूरिंग द ग्रेस पीरियड, द एनुअल रिपोर्टिंग पीरियड ऑफ द एंटिटी होता है 31 मार्च 2 को। अब ये जो ग्रेस पीरियड है 31 जून तक का, इस पीरियड में कंपनी बैंक अपना डिमांड नहीं कर सकता लोन, तो 31 मार्च 2 को लोन का क्या करे, क्लासीफाई करे इसको करंट या नॉन करंट। अब देखो जो कंडीशन थी वो तो ब्रीच हो गई, मतलब लोन पेबल ऑन डिमांड है, ठीक है, भले ही कंपनी ने वो ले लिया, अपना एक एग्रीमेंट ले लिया बैंक से कि हम 30 जून तक नहीं करेंगे। अब ये जो ग्रेस पीरियड है ये कितने पीरियड का है, 3 मंथ्स का है। अब हम रिपोर्टिंग पीरियड में चेक करेंगे, अगर ये 30 जून तक अपनी कंडीशन फुलफिल नहीं कर सकता, कंडीशन तो ब्रीच हो ही चुकी है, ठीक है, अब एक एग्जिस्टिंग कंडीशन है कि उसको हमें फुलफिल करना है। अब 31 मार्च 2002 को हमें लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी विद इन 3 मंथ्स विच इज शॉर्टर देन 12 मंथ्स। हम नॉन करेंट करंट देखने के लिए देते हैं कि वेदर इट इज पेबल विद इन 12 मंथ्स और नॉट, तो इट इज पेबल इन 3 मंथ्स। अगर हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो ये आ जाएगी एक करंट लाइबिलिटी को हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट कहता है
assume that in anticipation that it may not be able to get the promoters contribution by due date in February 2002. क्या कह रहे हैं? February 2002 the entity approached the bank and got the compliance date extended up to 30 जून 2002. अभी तो हमने 25 मार्च को करा जब हमारी ब्रीच हो चुकी है कंडीशन, बट कंपनी को लगता है कि हम ब्रीच हो जाएगी, हमारा नहीं फुलफिल हो सकता 24 मार्च को, तो फरवरी के मंथ में ही वो बैंक के पास चले गए और बैंक ने कहा कि चलो ठीक है 30 जून तक फुलफिल कर देना, ये कंडीशन एक्सटेंड कर देते हैं. Now in this case will the loan classification 31 मार्च को will be different from A above. अब 31 मार्च को हम देखेंगे क्या कंडीशन है. 31 मार्च को अभी तक ये कंडीशन या जो भी हमारा कोवेनेंट था वो ब्रीच नहीं हुआ. ब्रीच कैसे नहीं हुआ? क्योंकि पहले ड्यू डेट थी 24 मार्च की, बैंक ने एक्सटेंड कर दी कि 30 जून तक फुलफिल कर दो, मतलब ओरिजिनल कंडीशन ही बढ़ा दी, अभी तक ब्रीच हुआ ही नहीं, तो ये हमेशा की तरह लोन नॉन करेंट ही रहेगा क्योंकि अभी तक ब्रीच हुआ ही नहीं कभी भी. लेट्स सी. As per Ind AS 1, entity classifies liability as non-current if the lender agreed by the end of reporting period to provide a period of grace ending at least 12 months from after the reporting period. यानी reporting period के बाद जो grace period है at least 12 months का तो हो, within which the entity can rectify the breach, उसको rectify कर ले. In the present case, the following default grace period within which the entity can rectify is less than 12 months after the reporting period. Hence 31 मार्च 2 को लोन हो जाएगा अपना current period, current liability. अब Ind AS 1 डील करता है क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी एज करंट नॉन करंट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ अ लोन कोवेनेंट एंड डज नॉट डील विद द क्लासिफिकेशन इन केस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ ब्रीच. जब डील करता है जब एक्चुअल ब्रीच हो जाए, एंटिसिपेशन है कंपनी को लगता है कि हम ब्रीच कर देंगे इसलिए वो बैंक के पास पहले ही चली गई, तो इसको डील नहीं करता ये. तो इन दिस केस वेदर एक्चुअल ब्रीच हैज टेकन प्लेस और नॉट इज असेस्ड ऑन 30 जून को ही हम देखेंगे एक्चुअल ब्रीच हुआ कि नहीं, तो तब तक ये अपना नॉन करंट ही चलेगा बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ एक्चुअल ब्रीच ऑफ द लोन कोवेनेंट, एब्सेंस है अब तक ब्रीच हुआ ही नहीं इसमें. थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट है, अच्छे से ध्यान करना है इसे. क्वेश्चन 15. OML लिमिटेड हैज अ सब्सिडरी ML लिमिटेड. तो एक OML लिमिटेड है, इसकी एक सब्सिडरी है ML लिमिटेड. OML लिमिटेड प्रोवाइड्स अ लोन to MN at a rate of 8% to be paid annually. The loan is to be paid whenever demanded back by OMN. तो ये इसको एक लोन देता है एट द रेट 8% और OMN की मर्जी से कभी भी इसको हम डिमांड कर सकते हैं, पेबल ऑन डिमांड. How should the loan be classified in the financial statement of OML Limited? Will it be a different for ML Limited? अब देखो, ये एक पेरेंट है, ये एक सब्सिडरी है. पेरेंट ने इसको लोन दिया है बट एक कंडीशन लगा दी थी कि हम मर्जी मांग सकते हैं. अब नॉर्मली क्या होता है, ये एक पूरा एक ग्रुप है और ग्रुप में ये एक तरीके से एक सेटलमेंट या क्या कह सकते हैं कस्टमरी है कि बट ये कभी लोन लेते नहीं है वापस. नॉर्मली ये हमेशा एंडलेस पीरियड तक चलता रहता है. तो OMN के केस में ये तो नॉन करेंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि OMN के पास एक पावर है कि इसको डेफर कर सकते हैं, इसकी रीपेमेंट 12 मंथ्स बाद इसको हम रिकवर कर सकते हैं, जब मर्जी चाहे मंगवा सकते हैं. बट ML लिमिटेड जो है इसके पास कोई एक ऐसी पोटेंशियल नहीं है टू डेफर इट बियॉन्ड 12 मंथ्स, क्योंकि जब भी इसको पैसा मांगा इसको देना पड़ेगा, तो ML लिमिटेड इसको करंट रिकॉर्ड करेगा. बाकी दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग है, ये कैसे करेंगे क्योंकि पेरेंट सब्सिडरी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. लेट्स सी. द डिमांड फीचर, जो पेबल ऑन डिमांड फीचर है, इट माइट बी प्राइमरली अ फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन या टैक्स ड्रिवन फीचर ऑफ द लोन. Both parties might expect and intend that the loan will remain outstanding for the foreseeable future. If so, the instrument is in substance a long term and accordingly OML Limited would classify the loan as a non-current. क्योंकि दोनों के बीच में एक अपना इंटेंशन हो सकता है कि ये foreseeable future तक चलेगा. However, OML Limited would classify the loan as current asset if both the parties intend that it will be repaid within 12 months of the reporting period. अगर उनका इंटेंशन या जजमेंट बहुत डिपेंड करती है, अगर उनको लगता है कि 12 महीने के अंदर मैं लोन वापस मंगा लूंगा तो OMN भी इसको करंट दिखाए. बट ML लिमिटेड दोनों सिचुएशन में ही करंट दिखाएगा क्योंकि it does not have a right to defer payment for more than 12 months regardless of the intention of both the parties. जो मर्जी इंटेंशन हो वो डेफर नहीं कर सकता राइट. वो राइट किसके पास है? पेरेंट के पास. नाउ क्लासिफिकेशन इंस्ट्रूमेंट वुड इफेक्ट इनिशियल रिकॉग्निशन, सब्सिक्वेंट ये किसी काम का नहीं है, कह रहे हैं कि डिस्क्लोजर देनी पड़ेगी, मैनेजमेंट की जजमेंट इन्वॉल्व है, तो बस इतनी सी बात है. टेस्ट योर नॉलेज. क्वेश्चन 1. एंटिटी मैन्युफैक्चर करती है व्हीकल्स. टाइम बिटवीन द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स to manufacturing the passenger vehicles in the date the entity complete the production and delivers the is 11 months का ये पूरा प्रोसेसिंग टाइम है. कस्टमर अपने सेटल कर देते हैं ड्यू विद इन अ पीरियड ऑफ 8 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सेल. तो अगर इसकी ऑपरेटिंग साइकिल निकाले तो हो जाती है 8 + 11 19 मंथ्स की. विल द इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल्स बी करंट इन द नेचर? ऑफ कोर्स, क्योंकि 19 मंथ्स अपनी इसकी ऑपरेटिंग साइकिल है और ऑपरेटिंग साइकिल में ही इसको ये रिसीव कर लेता है. नाउ अज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन टाइम वाज से 15 मंथ,
11 की जगह 15 महीने का है प्रोडक्शन टाइम, एंड द टाइम लैग बिटवीन द डेट ऑफ सेल एंड द कलेक्शन ऑफ कस्टमर इज 13 मंथ। तो इस केस में अपना क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग साइकिल हो जाएगी 28 मंथ। ठीक है, इस केस में भी भले ही 28 मंथ है, ये करंट ही रहेंगे इफ द एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू रियलाइज इट विद इन इट्स ऑपरेटिंग साइकिल। क्या कहता है, inventory data need to be classified in accordance with Ind AS 1, which provide an asset to be classified as current if entity expects to realize it in its normal cycle। तो टाइम लैग अपने 19 मंथ्स का है, बोथ इन्वेंट्री डेटा क्लासीफाई होंगे करंट इफ एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू रियलाइज दीज एसेट्स इन ऑपरेटिंग साइकिल। अगर ये 28 का मंथ्स का भी हो जाता है, बोथ इन्वेंट्री एंड डेटर्स वुड बी क्लासिफाइड एज करंट इफ एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू रियलाइज द एसेट्स इन इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। तो अपना आंसर चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। कहने का मतलब हर चीज में 12 मंथ्स नहीं देखेंगे, इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल्स से हम देखेंगे वेदर एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू रियलाइज देम विद इन इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज्यादा भी हो सकती है, जैसे इस केस में 28 मंथ्स की है। क्वेश्चन 2, ये इलिस्ट्रेशन 14 से सिमिलर है, डिट्टो सेम है। क्या कहते हैं, दिसंबर में कंपनी ने लोन लिया था, लोन रिपेबल होता है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, जिसमें 5 को कोवेनेंट था कि 24 मार्च तक प्रमोटर कंट्रीब्यूट करे, और 24 मार्च को नहीं कर पाया तो हमने 25 मार्च को ले लिया, 30 जून को हम कर देंगे, तो बैंक कैन नॉट डिमांड ना। ये वही फरवरी में हमने कर लिया, तो ये हमने इलिस्ट्रेशन 14 में अच्छे से देख लिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 2 रिपीटेटिव क्वेश्चन है। Company A has taken a long-term loan from Company B in the month of December. There was a breach of material provision of the arrangement, as a consequence of which the loan becomes payable on demand on 31 मार्च 2002। 31 मार्च 2002 को अपना लोन हो गया पेबल ऑन डिमांड। इन द मंथ ऑफ मे 2002, इधर कभी मई के मंथ में, द कंपनी स्टार्टेड नेगोशिएशन विद द कंपनी फॉर नॉट टू डिमांड पेमेंट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच, कि हमसे पैसा मत लो अभी ब्रीच की वजह से। एफएस हमारे अप्रूव है जून में, मई के बाद इधर जून में हमारे एफएस अप्रूव हुए। जुलाई महीने में बोथ द कंपनीज एग्रीड दैट द पेमेंट विल नॉट बी डिमांडेड इमीडिएटली एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच ऑफ मटेरियल प्रोविजन। एफएस अप्रूव हो गए, उसके बाद जाके जुलाई में अपना दोनों पार्टीज ने एग्री कर दिया कि अब हम इसको डिमांड नहीं करेंगे, खुश रहो। तो अब इसे हम करंट करें या नॉन करंट करें। देखो, इसमें Ind AS 1 भी आएगा और Ind AS 8 भी आएगा, इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। क्या कहता है, एज पर Ind AS 8, अगर कोई लोन जिसका मटेरियल प्रोविजन ब्रीच हो जाए और जिसकी वजह से वो रिपोर्टिंग पीरियड पे पेबल ऑन डिमांड बन जाए, अगर कंपनीज मिल बांट के एग्री कर लेती है बिफोर द अप्रूवल ऑफ एफएस, जून में अपने अप्रूवल हुए हैं एफएस के, देखो यहाँ पे करंट तो बन ही गया, ये सबसे पहली बात करंट बन गया, पेबल ऑन डिमांड हो गया। बट अगर वो एग्री कर लेते हैं अप्रूवल बिफोर अप्रूवल ऑफ एफएस कि नहीं लेंगे पैसा, खुश रहो, जो कि यहाँ पे मई में इन्होंने नेगोशिएशन स्टार्ट कर दी बट एग्री नहीं कर पाए, एग्री हुए एफएस के बाद। बट अगर यहाँ पे एग्री हो जाते तो हम करंट पीरियड में इसको हम इवेंट्स को एग्जिस्टिंग इवेंट बन जाता और ये इसको हम नॉन करंट ही शो करेंगे। बट अगर ये अपने एफएस के अप्रूवल के बाद होगा तब कुछ नहीं कर सकते, नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट है और इसको हम करंट ही शो करेंगे। तो इस केस में ये आफ्टर अप्रूवल ऑफ एफएस हुआ है, तो देयरफॉर द लायबिलिटी वुड बी ट्रीटेड एज अ करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट पीरियड में 31 मार्च 2003 में देखेंगे कि इसको हम करंट मानेंगे नॉन करंट मानेंगे, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। तो क्या कहते हैं Ind AS 3, अगर कोई ब्रीच होता है मटेरियल प्रोविजन का किसी लोन का ऑन या बिफोर द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, liability becomes payable on demand, the entity does not classify the liability as current if current नहीं करेंगे, if the lender agreed after the reporting period but before the approval of FS not to demand payment as a consequence of breach, कि नहीं मांग रहे अगर FS के अप्रूवल होने से पहले हो जाए, या तो एंटिटी क्लासीफाई करती है लाइबिलिटी नॉन करेंट इफ द लेंडर एग्रीड बाय द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड टू प्रोवाइड अ पीरियड ऑफ ग्रेस एंडिंग एटलीस्ट 12 मंथ्स, यानी कि बाय द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, ये ग्रेस पीरियड वाला पार्ट है, ये हमें रिपोर्टिंग पीरियड से पहले कंफर्म हो जाना चाहिए, इसमें एफएस के अप्रूवल का कोई पार्ट नहीं है। अगर कोई ब्रीच हुआ है और हम उससे ग्रेस पीरियड मांग ले, यहाँ पे हमने ग्रेस पीरियड मांगा ही नहीं था, और ग्रेस पीरियड मिल जाए 12 मंथ्स का आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, तब भी हम इसको नॉन करेंट रखेंगे। नाउ गिवन केस में क्या हुआ, कंपनी एग्रीड फॉर नॉट टू डिमांड पेमेंट बट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड एंड आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड एंड द एफएस वर अप्रूव फॉर इशुएंस, इशुएंस के बाद इन्होंने करा, आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड तो ठीक है बट एफएस के अप्रूव होने के बाद करा, विच इज नॉट करेक्ट, मतलब नॉट जस्टिफाइबल। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर अप्रूव फॉर इशुएंस हो गए थे जून में, बट इन्होंने कंप्लीट करी बातें अपनी जुलाई में, देयरफॉर इट इज, क्या कहते हैं, नेगोशिएशन स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ मई बट कुड नॉट एग्री जून, मई में स्टार्ट हो गई थी बट जून तक पूरी नहीं हो पाई, देयरफॉर इट इज अ करंट लायबिलिटी, क्लासिफाई करेंगे इसको करंट इन द एसेट। क्वेश्चन 4, entity has undertaken a various transaction in financial year ended 31 March, identify and present the transaction in the financial statements। क्या कहते हैं,
रीमेजरमेंट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन एज पर इंड AS 19 ये OCI में जाता है। करंट सर्विस कॉस्ट सिमिलर इंड AS 19 के हिसाब से ये P&L में जाएगा। चेंजेस इन रिवैल्यूएशन सरप्लस इंड AS 16 के हिसाब से ये OCI में जाता है। गेन्स एंड लॉसेज अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसलेटिंग द मॉनेटरी एसेट्स इन फॉरेन करेंसी ये इंड AS 21 के हिसाब से जाता है अपना P&L में। और गेन्स एंड लॉसेज अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसलेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस ये जाता है OCI में। फॉरेन ऑपरेशन में जाएगा OCI में सिमिलर इंड AS 21। गेन्स अराइजिंग लॉसेज फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स डेजिग्नेटेड एट फेयर वैल्यू थ्रू OCI ये खुद चिल्ला के कह रहे हैं कि फेयर वैल्यू थ्रू OCI तो उसको OCI में डालेंगे। इनकम टैक्स अपना P&L में जाता है। शेयर बेस्ड पेमेंट कॉस्ट भी जाएगी P&L में। बस करना क्या है इन सबको यहाँ पे डालना है। क्वेश्चन 4 में स्टेटमेंट ऑफ P&L बना दी और अपनी सारी अमाउंट्स डाल दी। क्या करंट सर्विस कॉस्ट गेन्स हो गए अपने फॉरेक्स के अपने फॉरेन करेंसी वाले इनकम टैक्स एंड शेयर बेस्ड पेमेंट ये 4 आइटम यहाँ पे आई। और रीमेजरमेंट चेंजेस इन रिवैल्यूएशन सरप्लस फॉरेन ऑपरेशंस एंड OCI वाला ये आ गया अपना OCI में अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। क्वेश्चन 4 यही था बस। क्वेश्चन नंबर 5 XYZ Limited is into manufacturing of tractor parts and mainly supplying components to original equipment manufacturer. कंपनी की कोई सब्सिडरी नहीं है, JV नहीं है, एसोसिएट नहीं है। ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ FS द अकाउंट्स डिपार्टमेंट इज नॉट श्योर अबाउट द ट्रीटमेंट प्रेजेंटेशन ऑफ द बिलो मैटर्स। तो ये हमसे पूछ रहे कि क्या करें। पहला मैटर है देयर आर सम क्वालिफिकेशंस इन द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कंपनी विद रेफरेंस टू इंड AS। अब ऑडिटर ने क्वालिफाई कर दिया बट मैनेजमेंट अपना कह सकती है कि FS एक्सप्लिसिटली एंड अनरिजर्व फॉलो करते हैं अपने इंड AS। क्या कहते हैं हमने शुरू में पढ़ा भी था। येस एन एंटिटी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाई विद इंड AS शैल मेक एन एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व स्टेटमेंट ऑफ सच कंप्लायंस इन द नोट्स although if the auditor has given a qualification on any Ind AS. Now entity shall not describe FS as complying with Ind AS unless they comply with all the requirement of Ind AS। बस ये कि सारे कंप्लाई से करे और अगर मैनेजमेंट को लगता है कि कंप्लाई कर रहे हैं मतलब कर रहे हैं वो दे सकती है स्टेटमेंट। ऑडिटर भले ही कहे कि क्वालिफाई कर रहे हैं हम करता रहे ऑडिटर अपना काम। Now second कहता है is it mandatory to add the word standalone before each of the components of financial statement। नहीं mandatory नहीं है बट डिस्क्लोजर देने की इंडिपेंडेंट अपने वो है individual financial statements है consolidated नहीं है। No it is not mandatory but need to disclose in the FS that these are individual FS of the company। consolidated FS नहीं है individual है। standalone हर एक किसी के साथ लगाना नहीं है कि standalone balance sheet standalone P&L standalone ये। थर्ड कहता है company is Indian company and preparing presenting its FS in rupees। is it necessary to write the FS that write in the FS that the FS have been presented in rupees। of course Ind AS 21 कहता है कि जो भी अपनी फंक्शनल करेंसी है जो भी हम करेंसी में प्रेजेंट कर रहे हैं Ind AS वो हमें क्लियरली हमें बताना चाहिए कि हम किस में कर रहे हैं। तो yes Ind AS 1 state that an entity shall display the presentation currency and as Ind AS 21 prominently and in 21 prominently and repeated when necessary for the information presented to be understandable। तो एक करेंसी हमें प्रेजेंट करनी चाहिए कि किस में हम कर रहे हैं। फोर्थ कहता है कंपनी हैड सेल्स ट्रांजैक्शन विद 10 रिलेटेड पार्टीज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में टोटल 10 लोगों के साथ अपनी सेल्स ट्रांजैक्शन है जो रिलेटेड पार्टी है। हाउएवर ड्यूरिंग द करंट ईयर देयर आर नो ट्रांजैक्शन विद 4 पार्टीज आउट ऑफ द 4 सेट 10 पार्टीज। तो सिर्फ 6 लोगों के साथ है, रिमेनिंग 10 लोगों के साथ सिर्फ 4 लोगों के साथ जीरो ट्रांजेक्शन है ड्यूरिंग द करंट ईयर। As the company is of the view that it need not disclose sales transaction with these 4 parties in related party disclosure because of these parties are no transaction during the current year। गलत व्यू है कंपनी का क्योंकि जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो हम प्रीवियस ईयर की फिगर्स शो करेंगे और करंट ईयर की दिखाएंगे कि नील है। तो कंपैरेटिव में हमें होता है कि फुल दिखाना पड़ेगा चीज़ें, तो दिखाना पड़ेगा। क्या कहता है except when Ind AS permit or require otherwise an entity shall present comparative information in respect of the preceding period for all amounts reported in the current period financial statement। an entity shall include a comparative information मतलब ये कह रहे हैं कि comparative में देना है तो गलत ट्रीटमेंट करेगा कंपनी ने, उसको इंक्लूड करेगा। क्वेश्चन 6 company prepares FS for 3 years, 1 for current year and 2 comparative years internally for the purpose of management information every year in addition to the general purpose financial statement। तो कंपनी क्या कर रही है 3 साल के फाइनेंशियल रिजल्ट्स बना रही है। The aforesaid financial results are presented without furnishing the related notes because these are not required by the management for internal purpose। internal purpose के लिए required नहीं है। Now during the current year management thought why not they should present a third year statement of P&L also in the general purpose financial statement। it will save time and will be available easily whenever management needs this in future। तो मैनेजमेंट क्या कर रही है एक जनरल पर्पस सेट बना रही है और एक अपना इंटरनल सेट बना रही है अपने इंटरनल यूज के लिए, ठीक है। बट अब इस साल कह रही है कि जो यहाँ पे थर्ड हम P&L बना रहे हैं उसको हम जनरल पर्पस में ऐड कर देते हैं एज अ कंपैरेटिव। तो क्या ऐसा कर सकती है?
With reference to the above, answer the following. Can management present a third statement of P&L as an additional comparative in the general purpose financial statement? तो इंडेस 1 कहते हैं कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है अपनी, जो हमने पीरियड पढ़ा था कि बैलेंस शीट 2 बनेगी एट द डेट ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड एंड प्रीवियस कंपैरेटिव बनेगा, सॉरी प्रीवियस ईयर का एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, P&L बनेंगे अपने करंट इंटरिम पीरियड के और ईयर टू डेट और उसके कंपैरेटिव करंट पीरियड और ईयर टू डेट। सिमिलरली कैश फ्लो एंड चेंजेस इन इक्विटी बनेगा अपना ईयर टू डेट। तो ये तो हो गए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके अब इसके अलावा कुछ वो एडिशनल कंपैरेटिव्स देना चाहती है तो दे सकती है विदाउट एनी प्रॉब्लम, बट एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो भी वो एडिशनल दे रही है कंपैरेटिव्स वो कंप्लाई करने चाहिए अपने सारे इंडेस के साथ, ये नहीं कि अपनी मर्जी की कुछ भी फॉर्मेट बना के दे दे, कंप्लाई करना चाहिए। नाउ द मैनेजमेंट प्रेजेंट थर्ड स्टेटमेंट ऑफ P&L इन द जनरल पर्पस, इज इट नेसेसरी दैट द स्टेटमेंट शुड बी कंप्लायंट ऑफ इंडेस? यही बात यहाँ पे करी, नेसेसरी है बिल्कुल भाई, बिना इंडेस के कंप्लाई के नहीं बता सकते तुम, पब्लिकली नहीं कर सकते उस इन्फॉर्मेशन को, इट शुड कंप्लाई विद इंडेस। Can management present third statement of P&L only as an additional comparative in the general purpose without furnishing other equity components like balance sheets, cash flow या changes equity? क्या कह रहा है, कंपनी बैलेंस शीट बना रही है और यहाँ पे P&L बना रही है, अपने चेंजेस इक्विटी सब कुछ बना रही है, बट सिर्फ P&L के केस में एक अलग से थर्ड इन्फॉर्मेशन देना चाहती है कंपैरेटिव, बाकियों की नहीं देना चाहती। देखो मिनिमम बना ले, मिनिमम जो ऊपर डिस्कस करे वो तो बनानी ही है, बाकी जो मर्जी करे, जिस मर्जी का कंपैरेटिव दे, इट शुड बट जस्ट कंप्लाई विद इंडियस। लेट्स सी द आंसर। Yes, entity may present comparative financial information in addition to minimum comparative FS as long as that information is prepared in accordance with Ind AS, तो दे सकता है। Comparative information may consist one or more statements but need not comprise a complete set of FS. When this case is the case, entity shall present related note information to these additional statements. इसके additional disclosure से note दे दें। Now जो comparative in addition to the minimum comparatives है as long as it is in accordance with Ind AS, और थर्ड में भी कहता है कि entity may present comparative information in addition to minimum as long as they are in accordance with Ind AS। वही चीज़ केम कहानी बार बार बोल रहा है, comparative information may not be one may consist of one or more but need not comprise a set। when this is the case entity shall present related note। यही जो हमने ऊपर बोला था वो यहाँ पे बोल दिया, आंसर मतलब यही है कि अलग से वो दे सकते हैं P&L। क्वेश्चन 6 होता है खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। Question 7. A company while preparing the FS for the financial year 2001-2 erroneously booked excess revenue of 10 crores। टोटल रेवेन्यू रिपोर्ट हुआ अपना 80 करोड़ का, इसमें एक्सेस इन्होंने 10 करोड़ डाल दिया यानी 70 ही था। However, while preparing the FS for next year that is 2002-3 इन्होंने डिस्कवर करा अपना एरर when was booked in financial year 2001-2, तो इन्हें गलती पता चली which it now wants to correct in the FS। However, the management of the company is not sure whether it need to present a third balance sheet as an additional comparative। इसको additional balance sheet देनी है कि नहीं। With regard to the above background, answer the following. Is it necessary to provide a third balance sheet at the beginning of the preceding period? The company wants to correct the error during the financial year 2002-3 by giving impact in the figures of the current year only। Is the contention of the management correct? देखो सबसे पहले जो एरर है उसको तो हम रेट्रोस्पेक्टिवली ही चेंज करते हैं, ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव में थर्ड बैलेंस शीट अराइज करती है, बट उसकी कंडीशन क्या है, एक तो वो बैलेंस शीट पे अपने बैलेंसेस इफेक्ट होने चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या है, ये ईयर था 2002-3 2002-2003 जब हमें गलती पता चली, और गलती रिलेट करती है 2001-2002 की, तो इसको हम प्रीवियस ईयर में ठीक कर देंगे। थर्ड बैलेंस शीट अगर बनेगी भी तो वो बनेगी 1 अप्रैल 2001 की, और जिसमें हम इससे पुराने जो भी गलतियां हैं उसको हम एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट दे देते हैं ओपनिंग बैलेंसेस में, तो इससे पहले का तो कुछ है भी नहीं, ठीक है। तो ये 2001-2 में इसको हमें थर्ड बैलेंस शीट नहीं चाहिए। और सेकंड जो कहते हैं कि हम 2002-3 की फिगर्स ही चेंज करते थे, दिस इज रॉन्ग, हमें तो कंपैरेटिव्स को रीस्टेट करना पड़ेगा। इंडेस 1 और इंडेस 8 भी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो फर्स्ट क्या कहता है, एन एंटिटी शैल प्रेजेंट अ थर्ड बैलेंस शीट एज एट द बिगनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग इफ it applies an accounting policy जो retrospectively है, makes a retrospective restatement of items in its financial statement or reclassifies items in its financial statement, and if the retrospective application, retrospective restatement or classification has a material effect on the information in the balance sheet at the beginning of the preceding period, if it has a material effect, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर है नो, कि हमें बैलेंस शीट नहीं बनानी थर्ड बैलेंस शीट। सेकंड में कहता है मैनेजमेंट नीड नॉट करेक्ट द नो, मैनेजमेंट नीड टू करेक्ट द प्रीवियस फिगर्स टू करेक्ट द एरर बट नीड टू नॉट फर्निश थर्ड बैलेंस शीट। वो कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर ही चेंज करना पड़ेगा, अभी नहीं कर सकते, ये नहीं कि करंट ईयर में तुम इफेक्ट दे दो रेवेन्यू अपना 10 करोड़ से कम करके। बाकी थर्ड बैलेंस शीट इंडेस 8 में बहुत अच्छे से समझाई है, वहां पे देख सकते हो।
Question 8. XYZ Limited, the company is into a construction of turnkey projects and has assessed its operating cycle to be 18 months की इसकी operating cycle है. The company has certain trade receivables and payables which are receivable and payable within a period of 12 months from the reporting date, that is 31 मार्च 2002 तक इसको पे कर देंगे. In addition to above, there are following items or transactions which took place during the financial year. तो ये कुछ हमें ट्रांजेक्शन दे रखी है, टोटल 4 ट्रांजेक्शन है और उसके बेसिस पे कंसिडर दी अबव आइटम्स एंड ट्रांजेक्शंस, आंसर द फॉलोइंग. तो एक एक ये क्वेश्चन है और ऊपर इसका ट्रांजेक्शन है, उसके बेसिस पे हम आंसर करते हैं. द कंपनी वांट्स टू प्रेजेंट द ट्रेड रिसीवेबल एंड current despite the fact that these are receivable in 15 months. Does the decision of presenting the same as current is correct? क्या कहते हैं फर्स्ट क्या है, company has some trade receivables which are due after 15 months from the date of balance sheet. So the company expects that the payment will be received within the period of operating cycle. तो ये 15 months के अंदर मिल जाएंगे, ऑपरेटिंग साइकिल 18 months है, तो ये होनी चाहिए करंट. और कंपनी क्या कह रही है हमें, receivable is current despite the fact that these are receivable. Does the decision of the presenting the same is correct? तो कंपनी करंट प्रेजेंट करना चाहती है, जो बिल्कुल सही है. आंसर साथ साथ देख लेते हैं. Yes, it is correct, but additionally the company also need to disclose the amounts that are receivable within a period of 12 months and after 12 months from the reporting date. ये क्या कह रहा है, कुछ ट्रेड रिसीवेबल्स एंड पेबल्स ऐसे हैं जो विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स रिसीव हो जाएंगे और इसके बाद ये 15 मंथ्स बाद रिसीव होंगे. तो कंपनी को डिस्क्लोजर देना होगा कि विद इन 12 मंथ्स इतने मिलेंगे, विद इन 15 मंथ्स इतने मिलेंगे, आफ्टर 12 मंथ्स इतने मिलेंगे, ऐसे एक डिस्क्लोजर देना होगा. सेकंड देखते हैं. कंपनी हैज सम ट्रेड पेबल्स व्हिच आर ड्यू फॉर पेमेंट आफ्टर 14 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट डेट. द पेबल्स फॉल ड्यू विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर ही आ गए क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल है अपनी 18 मंथ्स की. कंपनी को लगता है इट विल नॉट बी डू नॉट एक्सपेक्ट दैट इट विल बी एबल टू पे दीज पेबल्स विद इन ऑपरेटिंग साइकिल बिकॉज द नेचर ऑफ बिजनेस इज सच दैट इट जनरली प्रोजेक्ट्स गेट डिलेड एंड पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर ऑल्सो गेट डिलेड. कि प्रोजेक्ट भी डिले हो जाएंगी, कस्टमर भी डिले, पेमेंट डिले मिलती है, तो हम भी पैसा टाइम से नहीं दे पाएंगे. अब कंपनी क्या चाहती है, company wants to present these as non-current despite the fact that these are due within operating cycle. Does the decision of the presenting the same as non-current is correct? Absolutely not. इसको नॉन करेंट नहीं प्रेजेंट कर सकते क्योंकि विद इन ऑपरेटिंग साइकिल में अपने रियलाइज हो सकते हैं. कंपनी को भले ही लगता होगी ये क्या कहते हैं कि हम डिले करेंगे, प्रोजेक्ट डिले हो जाएंगे, बट स्टिल एज अ नॉर्मल प्रोसीजर ये नॉन करेंट नहीं आएंगे और करेंट ही आएंगे. नो, द कंपनी कैन नॉट डिस्क्लोज दीज एज नॉन करेंट एंड ऑल्सो नीड टू डिस्क्लोज द अमाउंट दैट आर पेबल. ये तो वही बात है कि 12 महीने और विद इन आफ्टर 12 मंथ्स जो डिस्क्लोज करनी है. थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है, the company was awarded a contract of 100 crores on 31st of March 2002. As per the terms of the contract, the company made a deposit of 5% of the contract value with the customer of 5 crore on 31 March 2002. Now the contract is expected to be completed in 18 months of time. The aforesaid deposit will be refunded back after 6 months from the date of completion. Operating cycle अपनी 18 months की है, प्रोजेक्ट भी अपने 18 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा, बट जो डिपॉजिट है वो इसके बाद भी 6 महीने बाद मिलेगा. तो ये विद इन ऑपरेटिंग साइकिल में नहीं आया, तो इट इज अ नॉन करेंट डिपॉजिट. कैन डिपॉजिट बी प्रेजेंटेड एज करेंट? ऑफ कोर्स नॉट, ये नॉन करेंट है, तो नॉन करेंट आएगा, कैसे करंट पे आ जाएगा? तो नो, बिकॉज अमाउंट विल बी रिसीव्ड आफ्टर द ऑपरेटिंग साइकिल, इट इज अ नॉन करेंट. फोर्थ क्या कहते हैं ट्रांजेक्शन, कंपनी हैज गिवन कॉन्ट्रैक्ट टू थर्ड पार्टीज एंड रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट. पहले डिपॉजिट पे करा था, अब इसने रिसीव करा 2 करोड़ का, which is repayable on completion of the contract, but if the contract is cancelled before the contract term of 18 months, then it becomes payable immediately. However, the company does not expect the cancellation of the contract. कंपनी को एक्सपेक्ट नहीं है कैंसिलेशन कॉन्ट्रैक्ट की. देखो कंपनी की एक्सपेक्टेशन से यहाँ पे नहीं फर्क पड़ेगा क्योंकि कैन द सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 2 करोड़ टेकन बाय द कंपनी बी प्रेजेंटेड एज नॉन करेंट? इट इज अ करेंट क्योंकि पेबल ऑन डिमांड हो सकता है ये, क्योंकि अगर कुछ कैंसिलेशन होगी तो पेबल ऑन डिमांड बन सकता है. तो नो, बिकॉज द अमाउंट मे बी रिक्वायर्ड टू बी पेड बिफोर कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. इन दिस केस इन केस द कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसल्ड, तो इट इज अ करेंट में ही आएगा ये, इसको कंपनी नॉन करेंट नहीं प्रेजेंट कर सकती. क्वेश्चन 9, इज ऑफसेटिंग परमिटेड अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस? 3 अलग इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस दे रखे हैं, ऑफसेटिंग बताना है कर सकते कि नहीं. एक्सपेंस इंकर करे है होल्डिंग कंपनी ने ऑन बिहाफ ऑफ सब्सिडरी विच इज रीइंबर्स्ड बाय सब्सिडरी.
मतलब एक पेरेंट होल्डिंग कंपनी है, उसने सब्सिडरी के बिहाफ में कोई खर्चा कर दिया और बाद में सब्सिडरी ने वो पैसा वापस भी कर दिया। वेदर इन द सेपरेट बुक्स ऑफ होल्डिंग कंपनी द एक्सपेंडिचर एंड रिलेटेड रीइंबर्समेंट ऑफ द एक्सपेंस कैन बी ऑफसेट। क्योंकि हुआ क्या, यहाँ पे इसने एक्सपेंस दिखाया होगा, एक रीइंबर्समेंट की इनकम दिखाई होगी, क्या उसको ऑफसेट कर सकते हैं? तो क्या कहता है, offsetting is permitted only when the offsetting reflects the substance of the transaction. In this case, the arrangement या agreement between the holding and subsidiary company needs to be considered. If the arrangement is to reimburse the cost incurred by the holding company on behalf of subsidiary, the same can be presented net. अगर जो हमारा arrangement था सिर्फ reimbursement का था, it should be ensured that the substance of the arrangement is that the payments are actually in the nature of reimbursement. मतलब कोई और nature नहीं है reimbursement का ही nature है, ऐसा ना हो कि holding ने कोई और services भी दी है उसके बदले वो payment कर रहा है, तो nature check करना है किस पे है, उस पर depend करेगा offset कर सकते हैं कि नहीं। With the profit on sale of asset against loss on sale of another asset can be offset. अब जो सिमिलर आइटम्स होती है सिमिलर नेचर की, उसको हम ऑफसेट कर सकते हैं। तो ये सिमिलर नेचर ही है, क्योंकि एक एसेट का प्रॉफिट है, एक दूसरे एसेट का लॉस, उसको हम ऑफसेट कर सकते हैं। India's one requires the entity to present on a net basis gains and losses arising from a group of similar transactions. Accordingly, gain or losses arising on disposal of various items of PPE shall be presented on net basis. However, gains or losses should be presented separately. If they are material है तो separate करो उसे। Okay. Now, when services are rendered in a transaction, with an entity and services are received for the same entity in two different arrangements, can the receivables and payables be offset? क्या कह रहा है, एक कंपनी A है और एक कंपनी B है, ठीक है। Now services are rendered in transactions with an entity. हम यहाँ पे इसको कंपनी B को कुछ सर्विसेज दे रहे हैं, उसके बदले ये पैसा मिलेगा हमें, ये रिसीवेबल्स हो गए, ठीक है। कंपनी B भी हमें कुछ सर्विसेज दे रही है, उसमें पैसा देना होगा, हमारे पास पेबल्स आ गए। तो क्या सेम एंटिटी के रिगार्डिंग जिसको हमने पैसा लेना भी है जिसको और देना भी है, क्या इसको ऑफसेट कर सकते हैं? देखो, India's one prescribed that asset and liabilities या income and expense should be reported separately unless offsetting reflects the substance of the transaction. In addition to this, India's 32 के हिसाब से financial asset and liability should be offset if the entity has a legal enforceable right to set off and the entity intends either to settle on a net basis or to realize the asset and settle the liability simultaneously. मतलब एक legal enforceable right है। In accordance with the above, the receivables and payables should be offset against each other and the net amount be presented in the balance sheet if the entity has a legal right to do so. Otherwise, the receivables should be reported separately. वही ऊपर डिपेंड करता है लीगल राइट है कि नहीं। विद दिस अब तक ये चैप्टर खत्म होता है इंडियस 1।